गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा की क्या आवश्यकता और महत्व है, ठीक है, और कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं। तो अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता की, तो करें पर्यावरण शिक्षा एक नई धारणा है, लेकिन पर्यावरण के मूल में प्राचीनता की झलक पूर्ण रूप से मिलती है। करें हमारे वेदों को प्राचीन कहा गया, जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो करें कि वेद जो है वो प्राचीन है और ऋग्वेद को सभी वेदों में सबसे पुराना माना गया है और इसी वेद में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो ऋग्वेद में ये कहा गया था कि पृथ्वी माता की धूल और पिता तुल्य आकाश का प्रकाश मंगलमय हो, सूर्य अपने पूर्ण तेज से अपने अंश से जुड़ा रहे। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी ईश्वर की विराट सत्ता के समक्ष अपने को समर्पित कर दे और वो सत्ता उसमें समाहित हो जाएगी, मतलब उसमें समा जाएगी। पूरा जो विश्व है वो ईश्वरमय हो जाएगा और चारों तरफ आनंद और अनंत शक्ति का साम्राज्य होगा। तो करें कि अगर हम आज की वर्तमान स्थिति को देखें तो ये कहा गया है कि संपूर्ण विश्व में आनंद और शांति के स्थान पर दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं। कारण क्या है इसका कि पृथ्वी का और आकाश का प्रदूषित होना। अगर हम देखें आसपास आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और इस पॉल्यूशन की वजह से धरती पर और आकाश जो है दोनों धुंधले हुए हैं। अगर रात को आसमान में तारे देखें तो तारों की चमक उतनी नहीं जितनी पहले कभी हुआ करती थी। किस वजह से? प्रदूषण की वजह से। तो कभी पृथ्वी को और आकाश को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आज के मनुष्य का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूकता पर्यावरण भी शिक्षा से उत्पन्न होती है और इसका विकास भी पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यह बात मानने वाली है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत, सतर्क और जागरूक होगा। जिसे पर्यावरण के बारे में पता होगा वही तो उसके लिए कदम उठा सकेगा। तो करें इसलिए वातावरण के प्रति जागरूकता लाने की आज के समय की मांग है और जागरूकता पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती है। पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं और पूरे विश्व के लगभग सभी देश पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं। तो आज शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण संकट को कुछ कम करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्व स्थिति अर्थात पहले जैसी स्थिति को बनाए रखने में सफल नहीं हो सकते। मतलब जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अभी वो स्थिति को लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जो पहले की भारत की जो प्रधानमंत्री थी पहले, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 के पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में ये बात क्लियर कही थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी को आमंत्रित करती है और गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है। मतलब क्या हुआ? तो इस कथन के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोट में विशेषकर भारत में प्रकृति से विरासत में मिले हुए बहुमूल्य पदार्थ वायु, पानी, वनस्पति को कम करने के साथ प्रदूषित भी किया है और प्रकृति की व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना बहुत आवश्यक है। मतलब क्या भाई, लोग बढ़ेंगे, इतने रिसोर्सेज तो है नहीं। अगर रिसोर्स सबके लिए पूरे नहीं होंगे तो गरीबी आएगी तो क्या होगा? प्रदूषण का जन्म होगा। तो कह रहे हैं पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने वाले तत्व जानकारी देनी होगी जिसका संबंध पर्यावरण शिक्षा से है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जनसाधारण को ये एहसास करना होगा कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका है और बाद की पूर्ण रूप से जानकारी देना ही पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, कह रहे हैं पर्यावरण शिक्षा से मुख्य अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो विश्व समुदाय को पर्यावरण की समस्याओं से अवगत कराए ताकि उन समस्याओं के समाधान के लिए सफल प्रयास करते हुए भविष्य में आने वाली समस्या पर अंकुश लगा सके। पर्यावरण शिक्षा प्राणियों को वातावरण में प्रदूषण के खतरे से बचाए रखने और भविष्य में सुरक्षा प्रदान करने की शिक्षा देती है। IUCNR क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज। इसने क्या किया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम के लिए पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अंतिम रूप में पर्यावरण शिक्षा को निम्न ढंग से प्रभावित किया है। पर्यावरण शिक्षा के दायित्व को जानने और विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है इसमें मनुष्य अपनी संस्कृति और जैव भौतिक परिवेश के मध्य अपने आप को संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल और अभिव्यक्ति का विकास कर सके। अब अगला क्या है? पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है पर्यावरण शिक्षा का? तो कह रहे हैं कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि आज पर्यावरण विकृत रूप धारण, मतलब जो पर्यावरण के हालात हैं वो सही नहीं है। इसलिए इसके विकृत रूप धारण करने से बचाने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए पर्यावरण शिक्षा
ही एकमात्र ऐसा सशक्त और सार्थक रास्ता है, इससे हम बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण पर रोकथाम लगा सकते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण को रोकथाम के लिए जो भी योजना बनाई जाए वो अत्यंत व्यवहारिक और लाभप्रद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब हमें कौन कौन से पॉइंट है मूल्यांकन के लिए देखें जरा। तो पहला है मनुष्य और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध, कि मनुष्य जो है पर्यावरण चीजों को समझे और पर्यावरण की चीजों को समझकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करे। ऋग्वेद ने जो है 3 देवताओं की बात करी है, भूमि, वायु और जल। ठीक है, तो इन तीनों की रक्षा करे मनुष्य, उनको हानि ना पहुंचाए। पर्यावरण अपने आप को मनुष्य जो है पर्यावरण का ही हिस्सा है, मनुष्य को ये बात समझनी पड़ेगी। उसके बाद अंतः संबंध और अंतः निर्भरता, कि आजकल अगर हम देखें आज के समय में मनुष्य और पर्यावरण के बीच में अंतः संबंध और अंतः निर्भरता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। इसलिए भारत में भी तिवारी समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण शिक्षा को महत्व को स्वीकार किया गया है और इसका क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। इसमें मनुष्य के जीवन की और व्यवहार को प्रभावित करने वाली भौतिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों का समावेश किया गया है। पर्यावरण शिक्षा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1987 में किया गया था। इस सम्मेलन में ये कहा गया था कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक चेतना का विकास में सहायक है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा समुदाय को ये जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि मनुष्य और समुदाय दोनों ही पारिस्थितिकी असंतुलन को प्रभावित होते हैं और पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण अनियंत्रित मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित और संयमित करने के लिए पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक सुझावों का समावेश होना चाहिए। भाई मनुष्य और जो वातावरण है वो अंतर संबंध रखते हैं, अंतर निर्भर होते हैं। तो मनुष्य जो है अपनी क्रियाओं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस नुकसान से बचाने के लिए मनुष्य को जरूरत है पर्यावरण शिक्षा की। उसके बाद जागरूकता, कि मनुष्य और सामाजिक समूहों को संपूर्ण पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराने में पर्यावरण शिक्षा की बेहतर भूमिका है। पर्यावरण शिक्षा जो है वो मनुष्य को जागरूक करती है किस बात से, कि समाज में या पर्यावरण में किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस की जा रही हैं पर्यावरण को लेकर के। ठीक है, तो मनुष्य को जागरूक करना भी पर्यावरण शिक्षा का ही काम है। पर्यावरणीय ज्ञान, की पर्यावरण हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है, कौन कौन से तो उत्तरदायी कारक है जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं पर्यावरण शिक्षा ही दे सकती है। अभिवृत्ति, कि मनुष्य की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अभिवृत्तियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सामाजिक समूहों का परिचय सामाजिक मूल्यों, दृढ़ भावनाओं से पर्यावरण शिक्षा द्वारा ही संभव है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि मनुष्य के लिए भी जरूरी है। इन्हीं अभिवृत्तियों से प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण और सुधार में मनुष्य अपना सकारात्मक योगदान देता है। इसी प्रकार अभिवृत्ति में परिवर्तन के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा का महत्व। अगर अभी हमारा एटीट्यूड पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है ना। तो जो पर्यावरण शिक्षा है वो हमारे अंदर ये एटीट्यूड पैदा करता है कि भाई पर्यावरण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल्यांकन योग्यता, इसी के अंदर है 6वां पॉइंट। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक समूहों और व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण कार्यक्रमों जो कि पारिस्थितिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक और शैक्षिक कार्यों के साथ संबंधित का मूल्यांकन करने की योग्यता प्रदान करने में भी सहायक है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न उत्तरदायी कारकों और उनके प्रभाव का ज्ञान हो पाता है। नेक्स्ट है कौशल, कि भाई पर्यावरण शिक्षा सामाजिक समूह के साथ साथ व्यक्तिगत रूप में भी पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। आधुनिक युग का जहां एक और विकास का युग माना जाता है, वहीं दूसरी ओर से विनाश का भी स्वीकार किया गया है। विकासात्मक कार्यों की पूर्णता में अनायास ही कुछ कार्य ऐसे घटित हो जाते हैं जिनमें पर्यावरण को हानि पहुंचती है। मतलब हम जो है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। मतलब जहाँ टेक्नोलॉजीज में विकास हो रहा है वहीं टेक्नोलॉजी का जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सहभागिता, कि नागरिकों में उत्तरदायी की भावना के विकास में पर्यावरण शिक्षा सहायक है। इन उत्तरदायित्वों के सृजन से मनुष्य को पर्यावरण और उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं, उनके कारकों, प्रभावों और उपचारों का ज्ञान होता है। इसे पर्यावरणीय ज्ञान के आधार पर मनुष्य पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में सकारात्मक योगदान प्रदान करता है। अतः पर्यावरण शिक्षा मनुष्य में पर्यावरण सुधार के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने की प्रकृति का विकास करती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पर्यावरण सभी लोगों में पर्यावरण संबंधित समस्याओं का ज्ञान और उनके निराकरण के लिए आवश्यक कौशलों, अभिवृत्तियों, प्रेरणाओं और संपूर्णता का भाव जागृत करती है। ठीक है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा जो है मनुष्य के लिए जरूरी है।
ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान टाइम में पर्यावरण संबंधित समस्याओं में अत्यधिक वृद्धि, मतलब जो समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जितनी भी संसाधन रिसोर्स उनका अच्छे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं तो पानी के प्रॉब्लम, ठीक है, तटों का पतन, मृदा क्षरण, जैव विविधता में भी कमी आई है, अकार्बनीकरण का भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, इन सब कारकों से पर्यावरण जो है वो उसकी क्षति हो रही है। तो पर्यावरण जो है छात्रों और बच्चों के सामाजिक विकास को जो है आत्मसंतुष्टि प्रदान करने के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, अभी पर्यावरण के महत्व कुछ और पॉइंट है, क्या है देखें जरा, कि समस्त सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य का रहना या प्राणी मात्र का रहना संभव है। अगर हम इसे भी नष्ट कर देंगे तो मनुष्य कहाँ रहेंगे, प्राणियों का जीवन जो है वो बेकार हो जाएगा। क्या है, जिस गति से विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और खासकर भारत में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पुनः संतुलित करने और आने वाली पीढ़ियों में विरासत में सुंदर भविष्य की कल्पना हेतु जनसंख्या विस्फोट पर काबू पाना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में प्राकृतिक संसाधनों में विकास की अपेक्षा कमी आ रही है। संसाधन बहुत सीमित हैं, इन संसाधनों का उचित सदुपयोग के लिए जनता को सचेत करना बहुत जरूरी है। तरह हमारे पेड़ पौधे वनस्पति ही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं और प्राणी मात्र के जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें उपयोगी क्या है और उनके लिए हानिकारक क्या है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कारें हैं उनकी क्रांति की उपलब्धि के परिणाम स्वरूप मनुष्य को जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जो साधन मिले हैं, उनसे चारों तरफ विभिन्न प्रकार का प्रदूषण फैला है। ठीक है जी, तो ये कहना उचित है कि पर्यावरण शिक्षा समय की मांग है, नीड ऑफ द टाइम है। ठीक है, आज के टाइम पर्यावरण विज्ञान की तुलना में पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है। एक चीनी कहावत यहाँ पर कि यदि हम गेहूं उगाना चाहते हैं तो 1 वर्ष की योजना होनी चाहिए। यदि हम पौधों को उगाना चाहते हैं तब 10 वर्ष की योजना होनी चाहिए। यदि हम मनुष्य की शिक्षा देकर उसका विकास करना चाहते हैं तो 100 वर्ष की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, अब क्या है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र क्या है? तो अगर हम क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं पर्यावरण शिक्षा के अंदर। पहला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं। तो 2 प्रकार के रिसोर्स है, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। ठीक है, तो हम जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर भौतिक संसाधन से है। तो भौतिक संसाधन कौन से हैं? वो सब संसाधन जो मानव की संतुष्टि के लिए लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अगर हिंदी भाषा में कहें तो प्रकृति के द्वारा दिए गए वो उपहार जो संसाधनों के संगठन को दी गई है। ठीक है, उसके बाद है भोजन और पोषण। तो करें खाद्यान्नों का उत्पादन अपने मूल रूप में संसाधनों से ही, वो संसाधन जो हैं वो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खाद्यान्नों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खाद्य वस्तु का उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग भी पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण द्वारा ही संभव। अगर मान लो पेड़ पौधे ना हो, किसान फसल ना उगाएं तो क्या हमको खाद्यान्न मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, फिर जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या और पर्यावरण का पारस्परिक रूप से घनिष्ठ संबंध है और ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कहना कि भाई जीवन प्रतिदिन हम इसका संबंध देखते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर है, लेकिन मनुष्य लोभ की प्रवृत्ति के कारण पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगा है। ठीक है भाई, प्रभाव क्या पड़ रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट की जनसंख्या जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें जो है नागरिक जो है वो अनपढ़ता और अज्ञानता के कारण जन्म दर में कमी ना होकर उच्च बनी हुई है। ठीक है, प्रदूषण जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वनस्पति, पशु पक्षी और समस्त प्राणी जगत के मेल से बनता है। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो जल, वायु, मिट्टी, वनस्पति, पशु पक्षी और सभी प्राणी जगत के मेल से बनता है और प्राकृतिक संतुलन न रखने के लिए दूसरे से प्रभावित होते हैं और दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। तो मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के शोषण में लगा हुआ है। कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, वायु को प्रदूषित कर रहा है, व्हीकल चल रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो नदियों में मिल जाता है तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी हो जाता है। तो ये सब जो हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं उन्हें नुकसान मनुष्य अपनी एक्टिविटीज से पहुंचा रहा है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य, कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाले
हानिप्रद कारणों के साथ साथ सकारात्मक असकारात्मक रोगों के घातक परिणामों और उनसे बचने के उपचार से संबंधित उपायों सुझावों को भी शामिल किया गया। ठीक है जी। अगला टॉपिक जो है सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा के कौन से लक्ष्य और उद्देश्य। देखिए जरा कौन से लक्ष्य और उद्देश्य हैं इसके। तो कह रहे हैं बहुत सारे उद्देश्य हैं यहाँ पर, बर्नार्डिन ने दिए थे ये। तो पहला है विकास की क्रिया विद्यालय और कक्षा के अंतर्गत होती है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक कक्षा में अनेक क्रियाएं कराता है जो शाब्दिक और अशाब्दिक होती हैं। इनसे वे सीखते हैं और अपने अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था और स्वस्थ छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करते हैं। माता पिता और अभिभावक लड़के लड़कियों को अच्छे शिक्षा संस्थानों में इसलिए प्रवेश दिलाते हैं कि उन्हें उत्तम प्रकार का वातावरण मिल सके। इस प्रकार शिक्षा के विकास की प्रक्रिया भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में संपादित होती है। पृथ्वी की भौतिक समृद्धि की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करना, प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण नियोजन, पर्यावरण चेतना, सम्मेलन द्वारा निर्धारित लक्ष्य, शैक्षिक स्तरों के अनुसार उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो ये कुछ जो है क्या है उद्देश्य हैं पर्यावरण शिक्षा के। अब क्या सतत विकास करने हेतु कदम कौन कौन से कदम उठाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला कदम कौन सा है, 3R विधि को अपनाना, मतलब 3R का इस्तेमाल करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो सबसे पहले तो हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करें, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का पुनः इस्तेमाल करें और फिर प्राकृतिक संसाधनों का पुनः संसाधन करना। ये 3R का मतलब होता है। ठीक है। कह रहे हैं कि भाई ऐसा करने से वर्तमान संसाधनों का बहुत अधिक शोषण नहीं होगा। शिक्षा प्रणाली और जनसंचार माध्यम, इसमें कौन कौन से माध्यम है, रेडियो है, टेलीविजन है, अखबार है, इनके प्रयोग से लोगों में प्रारंभ में ही पर्यावरण संबंधित शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए ताकि इसमें धरती माता के प्रति एक अपनापन उत्पन्न हो। तो कह रहे हैं ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें संसाधनों का सबसे कम नुकसान हो और कम से कम कूड़ा करकट पैदा हो। संसाधनों का उपयोग पर्यावरण की सहन क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। करें इन कदमों को उठाने के साथ साथ कुछ और कार्य नीतियां इनको सतत विकास की प्राप्ति के लिए अपनाना पर्याप्त रूप से उचित और लाभप्रद होगा। अब कौन कौन सी कार्य नीतियां हैं। तो पहले है कि जो लोग बहुत गरीब हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। कह ऐसे लोगों के लिए आसपास के पर्यावरण को हानि पहुंचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए उनको तकनीकी पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जाए ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमाने की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें। प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा और वायु, सौर, ज्वार भाटी, लहरों आदि का इस्तेमाल करके आत्मनिर्भरता का विचार विकसित करना चाहिए। परंपरागत कार्यप्रणाली के स्थान पर विभिन्न आर्थिक अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए कम लागत पर विकास का विचार विकसित करना चाहिए। स्वास्थ्य नियंत्रण, उचित प्रौद्योगिकी, खाद्य पदार्थ, आत्मनिर्भरता, स्वच्छ जल और सभी के लिए आवास की समस्याओं में सुधार होना चाहिए। कह रहे हैं संकल्पना व्यक्ति केंद्रित क्रियाकलापों की आवश्यकता है। इस अवधारणा के चलते व्यक्तियों को एक संसाधन माना गया है। आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारिस्थितिकी से संबंधित पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए। सतत विकास के लिए राष्ट्रीय पूंजी संपत्ति भंडारों अथवा पर्यावरण संपत्ति के भंडार में कमी लाए बिना प्रति व्यक्ति आय में वांछनीय विकास दर को बढ़ाया जाना चाहिए। न्यायोचित, न्याय संगत और न्यायकारी रूप से संसाधनों में उचित प्रबंधन का ध्यान देना चाहिए। उचित प्रयोग को लागू कर उसका अनुप्रयोग अर्थात व्यवहारिक प्रयोग, पर्यावरण का मूल्यांकन और उसके रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ये कुछ जो है तकनीक बताई गई है। नेक्स्ट है सतत विकास हेतु पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या है पर्यावरण शिक्षा के। तो कह रहे हैं पर्यावरण और सतत विकास जो है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हैं। सतत विकास जो है वो तभी हो सकता है जब पर्यावरण संबंधित संसाधनों का दोहन बड़ी मितव्ययता से किया जाए। अगर संसाधनों का दोहन तीव्र गति से होता रहेगा तो सतत विकास भी बड़ी की बात सोचना स्वप्न जैसा ही लगेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहने यदि विकास के साथ साथ पर्यावरण की अपेक्षा की जाएगी तो पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। सतत विकास के लिए पर्यावरण संबंधित संसाधनों का सीमित सीमा में उपयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भावी पीढ़ी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे कुछ परिभाषा दी गई है। कह रहे हैं सतत विकास परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, प्रौद्योगिकी के विकास और संस्थागत परिवर्तनों की दिशा के मध्य तालमेल हो और जिसमें मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की वर्तमान और भावी क्षमताओं में वृद्धि हो।
तो इसको स्पष्ट अगर हम करें परिभाषा को, तो कह रहे हैं कि पर्यावरण नीतियों और विकास कार्यक्रमों की ऐसी रूपरेखा तैयार हो जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। पूरे संसार या राष्ट्रीय प्रक्रिया के द्वारा उसमें प्रकृति संसाधनों और सबसे उनसे संबंधित प्रणालियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, जैसे पृथ्वी का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ विचार यहाँ पे दिखाए गए थे। मनुष्य या मानव प्रकृति से अलग थलग है। विश्व में संसाधनों का अपार भंडार है जो कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने में सफल हो सकता है। प्रकृति के इस प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हुए प्रौद्योगिकी के विकास से धरती के संसाधनों के उपयोग को प्रगति मिली है और दूसरी तरफ पर्यावरण से होने वाली हानियों की गिनती बढ़ गई है। सतत विकास की धारणा में हमें नई नीति और पर्यावरण सुरक्षा का बोध होता है। इस नीति के अंदर कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो कह रहे हैं संसाधनों का उपयोग मितव्ययिता के साथ ही अर्थात कम हो। संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। गैर नवीनीकरणीय संसाधनों की अपेक्षा विकल्प रूप में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करा जाए। सतत प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबके हित की बात सोचना संभव है। इसलिए विश्व में ऐसे लोग जो इस सुविधाओं से वंचित हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। हम जानते हैं विश्व में इतने लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। हम अगर शहर में बैठे हमारे पास सारे संसाधन हैं, तो ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना भी उनको नहीं मिल पाता, रहने के लिए जगह नहीं है उनके पास। ठीक है, तो हमें वो सब काम रोकने हैं जिससे संसाधनों का ह्रास हो, संसाधनों की हानि हो। हमें ऐसे काम करने हैं जिससे संसाधन जो है वो हर पीढ़ी के लिए, हर इंसान के लिए उपलब्ध हो सके, किसी को इसकी कमी ना हो। सतत विकास जो है एक ऐसी ही योजना है जो हर व्यक्ति तक संसाधनों को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, 2 टॉपिक पढ़े हैं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ही। तो इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में विद्यालय की भूमिका व कार्य, मतलब विद्यालय का काम होना चाहिए। तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके।